उसको मोटिवेट नहीं किया कि क्या कहा, तुझे धर्म की स्थापना करनी है। और मैं भी आपको मोटिवेट नहीं करूंगा, मैं आपको वस्तुस्थिति ये बताऊंगा कि ये आरसीएम जो आपको आरसीएम अभियान में हमें क्यों काम करना है। क्योंकि जो भारत की स्थिति है, जो लोगों की स्थिति है, उस लोगों की स्थिति को सही जो मानवता का जो पाठ वो पढ़ा सकता है, वो सिर्फ आरसीएम पढ़ा सकता है। इसलिए आपको मैं वस्तुस्थिति जानने के लिए बात करूँगा। यस। और मैं आपसे ये भी नहीं मैं कोई सिखाने आया, मैंने जो 23 साल 24 साल में जो मैंने किया है, मैं वही बात करूंगा आपसे। और जो भी बात करूंगा मैं दिल से बात करूंगा आपसे। यस। कोई ऐसे नहीं कि नाम प्रहलाद राय, किसान फैमिली में जन्म हुआ। कक्षा 5 तक मैं गांव में पढ़ा। उसके बाद मैं भिलवाड़ा आया। और जब भी कोई भी व्यक्ति अचानक गांव से जब शहर में जाता है तो उसके मन में कुछ होता नहीं होता। यस। आप यहाँ से दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, कहीं जाओ तो कुछ होता पहली बार जब जाते हैं। यस। मेरे भी ऐसे मन में हुआ था कि ठीक है कि भिलवाड़ा आए तो अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छा कुछ सेटल होगा। लेकिन कहते नहीं कि व्यक्ति सोचता कुछ और होता कुछ और है। जैसा सोचता वैसा होता क्या? नो। नहीं होता। मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ। जब मैं क्लास 10th में पढ़ रहा था तो एक दिन पिताजी ने बोला कि बेटा मैं तुझे नहीं पढ़ा सकता। मेरी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी फिजिकल फिटनेस की वजह से उनको नौकरी से रिजाइन देना पड़ा। परिवार में सबसे बड़ा मैं था, परिवार का जिम्मा मेरे पे आ गया। भिलवाड़ा एक टेक्सटाइल हब है, एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा बनाने की जो मंडी है वो। मैं कपड़े की फैक्ट्री में काम करने लगा। शुरू में झाड़ू पोछा हेल्प भी करता था। धीरे धीरे जो आपके पैंट पीस काटते हैं उनको मैं फोल्ड करना सीखा। फिर धीरे धीरे मैंने कपड़ा काटना सीखा। लेकिन पढ़ने की बड़ी इच्छा थी, तो मैं फैक्ट्री में काम करते हुए प्राइवेट मैंने ग्रेजुएशन की, प्राइवेट ग्रेजुएशन की। और ग्रेजुएशन करने के बाद में हर व्यक्ति का सपना होता है सरकारी नौकरी का, होता है ना सरकारी नौकरी। यस। मेरा भी सपना जगा कि सरकारी नौकरी करें। तो सरकारी नौकरी के लिए मेरे को पहले ध्यान नहीं था, लेकिन फिर मैंने एक लाइब्रेरियन का डिप्लोमा किया। और जब लाइब्रेरियन का डिप्लोमा करने गया मैं कोटा, तो वहाँ के एक बुजुर्ग से प्रिंसिपल साहब थे। उन प्रिंसिपल साहब की बात ने मेरे पूरे जीवन को बदल के रख दिया। जानना चाहेंगे क्या? यस। उस बुजुर्ग से प्रिंसिपल साहब ने एक बात कही कि कोई भी व्यक्ति 45 साल की उम्र के बाद में नया पंगा नहीं ले सकता। क्या बोला? 45 साल के बाद, 45 साल की उम्र के बाद में कोई नया पंगा नहीं ले सकता। उसके पीछे उन्होंने लॉजिक दिया। पहला लॉजिक दिया कि 45 साल की उम्र तक व्यक्ति की शादी हो चुकी होती, बच्चे हो जाते हैं, तो उसके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारी आ जाती है। वो कोई भी नया काम सोच करने से पहले सोचता है कि मेरे महीने का घर का खर्च इतना चाहिए। बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों की स्कूल की फीस इतना चाहिए, लाइट का बिल इतना चाहिए, अगर बाइक मैंने ईएमआई से ली तो महीने की ईएमआई का इतना चाहिए, दूध का पैसा इतना चाहिए, सब्जी का पैसा इतना चाहिए, लाइट का बिल इतना चाहिए, मोबाइल चार्ज के लिए इतना पैसा चाहिए। तो सबसे पहले सोचता है कि मेरे को महीने का इतना पैसा तो मेरे को चाहिए, उसके बाद अगर मेरे पास समय मिला तो मैं कुछ कर सकता हूँ। यस। तो नया पंगा लेने के बारे में नहीं सोचता, उसके सबसे पहले दिमाग में आ गया। दूसरा उन्होंने लॉजिक दिया कि 45 साल की उम्र तक उसके सर पे बड़े बुजुर्गों का साया उठ चुका होता है, यानी कि उसके पिताजी या जो घर में बुजुर्ग होते हैं या तो वो इस दुनिया से जा चुके होते हैं, या फिर वो इतने बुजुर्ग हो जाते हैं कि वो सोशल लाइबिलिटी भी उसके ऊपर आ जाती है। होता ना सर? परिवार में बड़े होने नीचे मामा के, चाचा के, ताऊ के, बहन के कपड़े ले जाने हैं, शादी है, ब्याह है, कोई भी है, तो हर काम में हमारे को आना पड़ता है, सोशल है। तो व्यक्ति जो है कि वो सोचता है कि अरे तो पारिवारिक जिम्मेदारी, फिर सोशल लाइबिलिटी, तो पंगा लेने के बारे में नहीं दूसरा काम करने के बारे में नहीं सोचता। तीसरा उन्होंने लॉजिक दिया कि व्यक्ति की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, क्या कहा? जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी काम करने की क्षमता कम होती जाती है। होता नहीं होता ऐसा? यस। होता ना? यस सर। तो उन्होंने एक बात कही कि 45 साल के बाद में आदमी काम नहीं करता। 45 साल की उम्र के बाद में आदमी काम नहीं करता। 45 साल की उम्र तक उसने जो अपनी ब्रांड इमेज बनाई, अपनी ब्रांड इमेज बनाई, 45 साल बाद उस व्यक्ति की ब्रांड इमेज काम करती, व्यक्ति काम नहीं करता। वाओ। ये से करके जब मैंने लाइब्रेरियन का डिप्लोमा करके जब मैं भिलवाड़ा आया, तो भिलवाड़ा जब आया तो मेरे को
सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई केसी छाबड़ा जी से। एक बार जोरदार ताली बजाइए केसी छाबड़ा जी। जब केसी छाबड़ा जी ने मेरे को पूछा कि प्रहलाद कैंची पकड़ेगा या कलम, क्या पूछा मेरे को? कैंची नौकरी पकड़ेगा के लिए कलम। जब मैं वापस उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि कैंची पकड़ेगा या कलम। कैंची इसलिए क्योंकि मैं पैंट पीस कपड़ा काटता था ऐसे कि जैसे कि 12 मीटर का थान, 1 20 240 260। तो उन्होंने कहा कि कैंची पकड़ेगा या कलम। और कलम इसलिए कि जब तक मैंने ग्रेजुएशन प्राइवेट से बीकॉम कर लिया था तो मैंने भाई साहब से बात कही थी कि भाई साहब मैं कैंची पकड़ूंगा ना कलम, मुझे मार्केटिंग में ज्वाइन करना, मुझे मार्केटिंग में ज्वाइन करना। तो उन्होंने कहा है कि मार्केटिंग में तू क्या है? जीरो है। मार्केटिंग में तुझे कुछ भी नहीं आता है, तो जीरो है। वो उन्होंने क्यों बात कही? और दूसरा उन्होंने कहा कि मार्केटिंग अगर तू करेगा तो तेरे को तनख्वाह भी कम मिलेगी। उस समय महीने में दिन तो 30 होते थे, 31 होते थे, लेकिन एक महीने में मैं 68 हाजिरी से 69 हाजिरी का पैसा कम लेता था। ये बात है सन 2000 की। उस सन लगभग 1990 की 1990 में मैं उस समय लगभग 3200 रुपये की मेरी तनख्वाह उठाता था। 3200-3300 रुपये की। महीने में दिन तो 30 होते थे, लेकिन 68 हाजिरी 69 हाजिरी हाईएस्ट मैंने पैसा उठाया हुआ है। क्योंकि मैं डे नाइट डेली जो है कि ओवर टाइम करता था। तो उन्होंने कहा कि अगर तू मार्केटिंग में आएगा तो सबसे पहले तुझे मार्केटिंग का नॉलेज नहीं, मार्केटिंग में तू जीरो है। दूसरा उन्होंने बात कही कि तेरे को अगर मार्केटिंग में आता है तो तू स्टार्ट में आ जाएगा तो तेरे को सैलरी 900 रुपये मिलेगी और ओवर टाइम नहीं मिलेगा। तू डे नाइट काम कर लेता है लेकिन ओवर टाइम नहीं मिलेगा। जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने उन प्रिंसिपल साहब की, बुजुर्ग से प्रिंसिपल साहब की बात को मैंने सुना। मैंने कहा मैंने कहा शादी हो चुकी लेकिन बच्ची अभी नहीं है। क्योंकि मेरी शादी जो है मैं 3री-4थी क्लास में जब पढ़ता था तभी हो गई थी, जब मैं 8-9 साल का था तभी। मैंने कहा शादी हो चुकी मेरी लेकिन बच्चे नहीं है। मैंने दूसरा पैरामीटर्स को लिया कि यार कि मेरे पिताजी, मैंने कहा अभी है। तीसरा मैंने पैरामीटर्स लिया कि अभी अपनी उम्र जो है कि 45 साल की नहीं हुई, अपना अभी रह जाओ। तो मैंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा अपने पास इतनी लाइबिलिटी नहीं, और मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को आप 900 रुपये दोगे। तो मैंने भाई साहब से एक ही बात की कि आप 900 रुपये लीजिए, कितना भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे में मोहब्बत होगी तो मैं आपसे तनख्वाह अपने आप बढ़वा दूंगा। वाओ। यहाँ मैसेज क्या है दोस्तों कि जीवन में आप कभी भी कोई भी काम करो तो उस काम को आपको जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। यस या नो? यस। हम अभिमन्यु नहीं है जो कि माँ की पेट में सीख के आए हैं। अगर कोई आज से भी करेगा, शुरुआत करेगा तो कहाँ से शुरुआत करेगा? जीरो से। अगर कोई मोटरसाइकिल या साइकिल का पिक्चर निकालना शुरू करेगा तो पेट में सीख के नहीं आया, नो, उसको भी जीरो से शुरुआत करनी है। यस। अगर कोई टेलरिंग और सिलाई का काम करेगा तो भी उसको जीरो से शुरुआत करना पड़ेगा। अगर कोई डॉक्टर बन रहा है तो उसको भी जीरो से शुरू करना पड़ेगा। कोई इंजीनियर है तो उसको भी जीरो से शुरुआत करना पड़ेगा। अगर हम कोई खेती का कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको भी सबसे पहले सिखाते हैं यार कि तुम ऐसे करना है। साइकिल चलाते हैं तो भी उसको ऐसे सिखाते हैं, यानी कि हर काम को अपने जीवन में जीरो से शुरू करना पड़ता है। यस या नो? तो पहला मैसेज है कि आप चाहे कोई भी करो। आज काफी सारे नए लोग आए हैं, कैसे हैं, सबको काम जीरो से शुरू करना पड़ता है। दूसरा, अगर आप में कर गुजरने का कोई मादा है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको कामयाब होने से रोक सके। मैंने 900 रुपये की शुरुआत करके 1 महीने काम किया, दूसरे महीने काम किया, तीसरे महीने से लेके ऐसा कोई महीना नहीं गया जो कि मैंने हर महीने इंक्रीमेंट नहीं लगवाया हो। ऐसा कोई महीना नहीं गया जो कि हर महीने इंक्रीमेंट नहीं लगाया हुआ। 900 रुपये से शुरुआत करके 14 जुलाई 1992 में मेरे पास जो लाइब्रेरी का डिप्लोमा करके आया था उसका मेरे पास कॉल लेटर आता है संस्कृत विद्यापीठ जयपुर। संस्कृत विद्यापीठ जयपुर से मेरे पास 3rd ग्रेड में लाइब्रेरी का जो है कि पोस्टिंग आती है। और उस अभी तो क्या है कि रोड इतने बढ़िया हो गए, लेकिन आप देखो कि 92 में यहाँ से कटिहार जाने में कितना टाइम लगता था, क्या हालात थे रोडों के। ऐसे ही भिलवाड़ा से जयपुर की दूरी तो सिर्फ 260 किलोमीटर है, लेकिन उस 260 किलोमीटर की दूरी को आज जो कि 3 से 3.5 घंटे में पहुंच जाता है, उसमें लगभग 8 घंटे लगते थे, 8 घंटे 9 घंटे। तो संस्कृत विद्यापीठ जयपुर से जब मेरे पास कॉल लेटर आता है तो मैंने सोचा कि सरकारी नौकरी अगर हम ज्वाइन करें तो कोई थर्ड ग्रेड में कोई है क्या टीचर या कोई ऐसा है जो 3rd ग्रेड में। उस समय 92 में क्या पे स्केल हुआ करता था? 1920।
92 में यानी कि आपको लगभग 2000 रुपये के आसपास मिलता था। मैंने कैलकुलेशन लगाया कि 2000 रुपये में भिलवाड़ा से 260 किलोमीटर दूर नौकरी करने के लिए अपन जयपुर जाएंगे और हमारे घर में 2-2 चूल्हे जलेंगे। आज तो क्या संयुक्त परिवार नहीं होते, लेकिन आपने जब पढ़ा होगा तो कहते थे कि संयुक्त परिवार कैसे होते थे, है ना जी। आप अगर हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो संयुक्त, अभी तो नहीं कि यार तो 5 भाई तो पांचों भाई के बच्चे, पांचों भाई की फैमिली सब एक जगह खाते थे, एक जगह रहते थे। एक व्यक्ति बकरी चराने जा रहा है तो एक व्यक्ति खेत में जा रहा है, तो एक व्यक्ति गाय को लेकर जा रहा है, तो एक व्यक्ति बच्चों को रख रहा है, तो एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से काम बढ़ता था। कुछ बच्चों को रखते थे, कुछ इस तरह से। तो मैंने सोचा कि अगर मैं भिलवाड़ा से अगर जयपुर जाता हूँ तो 2-2 जगह पर चूल्हे जलेंगे, उसके अलावा 2000 रुपये मिलेंगे। तो मैंने यहाँ 900 रुपये से शुरुआत करके उस समय तक मेरे को मार्केट यहाँ मिल रहा था, जहाँ मेरे को वापस मिलने लग गया था 3200-3300 रुपये। तो मैंने कहा जब अपन ने यहाँ जब 3200-3300 रुपये मिल गए, वहाँ जाएंगे 2000 रुपये। मैंने कहा एक तो तनख्वाह मुझे कम मिलेगी, और दूसरा जो है कि मुझे भिलवाड़ा से दूर जाना पड़ेगा। तीसरा मैंने कैलकुलेशन लगाया कि मैं जो मार्केट सेक्टर में हूँ, मैंने कैलकुलेशन लगाया कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो आपको पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलती है, वो आपकी डिग्री के हिसाब से मिलती है। यस या नो? डिग्री के हिसाब से जो आपकी पोस्टिंग हो गई, फिर आप जाके उतना काम करते हो नहीं करते हो, अपना आउटपुट देते हो नहीं देते हो, लेकिन आपको तनख्वाह उतनी मिलती रहेगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो आपको तनख्वाह मिलती आपकी डिग्री के हिसाब से नहीं, आपकी कार्य करने की एफिशिएंसी और आपकी एबिलिटी के हिसाब से मिलती है जी, है ना? यस। तो मैंने शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का, उस परमात्मा का, उस अल्लाह का, जिन्होंने मुझे मति दी कि यार कि तू सरकारी नौकरी नहीं करके प्राइवेट सेक्टर में जा। दूसरा मैंने देखा कि प्राइवेट सेक्टर में उस समय मार्केटिंग में जो लोग थे, मार्केटिंग मैनेजर के जो लोग थे, उस मार्केटिंग मैनेजर की जो तनख्वाह होती थी 35,000-40,000 रुपये हुआ करती थी, उसमें 92 का। मैंने कहा यहाँ तो जितने भी मिलने जुलने वाले लोग हैं उनकी 2,000-2,500 रुपये तनख्वाह, अपने पास इतना बड़ा स्कोप है। और मैंने प्राइवेट नौकरी को चुना, और आज मैं खुशकिस्मत हूँ। अगर प्राइवेट नौकरी में नहीं होता तो शायद ये आरसी मेरे जीवन में नहीं होता। वाह। फिर धीरे धीरे करते करते 2000 में आरसी मेरे जीवन में आया। आरसी को ज्वाइन किया, आरसी को ज्वाइन करके काम करना शुरू किया। पहले महीने काम किया 546 रुपये की इनकम आई, दूसरे महीने काम किया लगभग 3000 रुपये की इनकम आई, तीसरे महीने काम किया लगभग 6000 रुपये की इनकम आई, चौथे महीने काम किया लगभग 13,000 रुपये की इनकम आई। जो ही 13,000 रुपये की इनकम आई तो बड़े भाई साहब ने बोला, जो हमारे बड़े भाई साहब ने बोला कि प्रहलाद या तो नौकरी करेगा या आरसी, या तो नौकरी करेगा या आरसी। मैंने कहा कि मैं आरसीएम करूँगा। जो ही मैंने ये बात कही आरसीएम की, तो बड़े भाई साहब तुरंत चले गए टीसी सर के पास। एक बार जोरदार ताली बजाइए टीसी सर के पास गए, और उन्होंने कहा कि देखो मुकेश भी आरसीएम कर रहा है, तू भी इधर है, प्रहलाद भी अगर आरसीएम करेगा तो क्या होगा पीछे। तो मेरे को टीसी सर ने बुलाया, और टीसी सर ने मेरे को आते पहले पूछा कि प्रहलाद अपना जो कपड़ा बनते हैं ना उसमें किससे बनता है? धागे से। तो ये यार्न बाइंग का काम कौन देखता है? यार्न किसी को कौन सा खरीदना है, ब्लैक खरीदना, ब्लू खरीदना, ग्रे खरीदना, कैसे खरीदना, ये काम कौन देखता है? मैंने कहा ये मैं देखता हूँ। फिर कपड़ा कौन सा बनाना है, अलग अलग तरह की कपड़े की डिजाइन होती है, कौन सी डिजाइन है, कैसे कौन सा कपड़ा कैसे बनाना है, ये कौन देखता है? मैंने कहा ये भी मैं देखता हूँ। पीस डाइट होता है कि स्कूल ड्रेस होता है जैसे कि ब्लैक, ब्लू, कॉफी, रेड, ग्रीन, बॉटल ग्रीन, पर्पल, मैरून, तो ये इसका प्रोग्रामिंग का काम कौन देखता है? मैंने कहा ये भी मैं देखता हूँ। कि कपड़ा जब प्रोसेस से मंगाते हैं तो कौन सा मंगाना कौन सा नहीं मंगाना, ये काम कौन देखता है? मैंने कहा ये भी मैं देखता हूँ। कपड़ा यहाँ आने के बाद उसको काट के जो कौन क्या काटना है, क्या करना है, ये काम कौन देखता है? मैंने कहा ये भी मैं देखता हूँ। तो अपने पास जो मार्केटिंग में मेरे पास उस समय सेल्समैन हुआ करते थे 32-33, तो ये सेल्समैन का टूर का प्रोग्राम कौन बनाता है? मैंने कहा ये भी मैं बनाता हूँ। सैंपल डिपार्टमेंट का यह काम कौन देखता है? मैंने कहा ये भी मैं देखता हूँ। फिर जो कौन सी पार्टी को क्या माल भेजना है, क्या नहीं भेजना है, किससे कितना पैसा ड्यू हो रहा है, ये काम कौन देखता है? मैंने कहा ये भी मैं देखता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि जब सारा काम तू देखता है, जब मुकेश इधर आ गया, मैं भी इधर आ गया, मार्केटिंग तो उस समय टीसी सर मार्केटिंग देखा करते थे, तो ये मार्केटिंग जब तुम और हम दोनों देखते हैं, और जब मैं भी इधर आ गया तो उधर का काम कौन देखेगा? तो इसलिए तुझे आरसी नहीं करना, नौकरी से नौकरी करनी। और मैं मोरली इसलिए बाउंड था कि इसी कंपनी में मैं एक हेल्पर के रूप में लगा था, इसी कंपनी में एक मार्केटिंग मैनेजर था, इसलिए मेरी मोरलिटी बाउंडेड था। मैंने कहा ठीक है मैं नौकरी करता हूँ, और मैंने आरसी को छोड़ा और नौकरी करना जारी रखा। लेकिन कोई बिजनेसमैन है क्या यहाँ पे? बिजनेसमैन आप में से कोई बिजनेसमैन है क्या? आप है? पहले से था, पहले की बात कर रहा हूँ। कोई बिजनेसमैन होगा, बिजनेसमैन के दिमाग में जब कोई फितूर आ जाता है
ना बढ़िया के दिमाग में जब कोई फिक्र आ जाता है तो फिर वो रोकता नहीं है। जब क्योंकि ये बात तो हो गई ठीक है यार, लेकिन हमारे बड़े सेठ जी के दिमाग में फिक्र आ गया कि कभी भी जा सकता है। तो जनवरी में जब इंक्रीमेंट का टाइम आया तो जनवरी में इंक्रीमेंट की लिस्ट में देखा तो मेरा नाम नहीं है, क्योंकि वो भी ये सोचते हैं कि यार कि जब तक प्रहलाद रहेगा, जब तक कि उनके वो अकाउंटिंग के आदमी थे और मैं मार्केटिंग का आदमी था, और मार्केटिंग और अकाउंटिंग के वैसे भी हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। मार्केटिंग वालों का अकाउंटिंग वालों के लिए हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। तो उन्होंने कहा यार कि मैं तो मानी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को जो है कि मार्केटिंग में जो थे उसमें इन्वॉल्व किया, लेकिन उनका बच्चा एक तो मेरे से छोटा एज में था, दूसरा उनको कोई नॉलेज नहीं थी। तो कोई भी व्यापारी आए, कपड़े का एजेंट आए, यार्न परचेज करने वाला है, तो सब व्यक्ति मेरे पास आते वो। तो उन्होंने सोचा कि यार कि जब तक प्रहलाद रहेगा, जब तक मेरे बच्चे को कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो उन्होंने मेरा इंक्रीमेंट लिस्ट में नाम नहीं रखा। मैंने वैसा आपसे पूछा कि इंक्रीमेंट लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, तो भैया तेरे को आरसीएम से पैसा आता ना? मैंने कहा आरसीएम से पैसा कहाँ आता है, क्योंकि अभी उस समय सिर्फ क्या था, पैंट पीसे जो नहीं होती थी, एक व्यक्ति से पूरे जीवन में सिर्फ एक बार ही वॉल्यूम आता था। खरीद परचेजिंग के लिए कुछ है नहीं न। आज तो कोई भी व्यक्ति आज साबुन खरीद लेगा, सर्फ खरीद लेगा, चाय की पत्ती खरीद लेगा, तेल खरीद लेगा, लेकिन उस समय तो पैंट पीस से एक ही बार में, उस समय पैंट पीस भी कपड़े भी आज पैंट और शर्ट के परचेज में आता है, पहले वो भी नहीं था परचेज में। तो मैंने कहा सेकंड महीने से मैंने काम करना बंद किया, मैं इनकम जीरो हो गई है। तो मैंने कहा आरसीएम से पैसा नहीं है, तो अभी देख ले बाबू जी। उन्होंने कहा देख ले, तो मैंने नौकरी को रिजाइन दे दिया। नौकरी को तो रिजाइन दे दिया, लेकिन मैं आरसीएम से भी नेगेटिव हो गया। मैंने कहा 13,000 रुपये की इनकम एकदम जीरो पे हो गई, अब नौकरी से इधर निकाल के। मैंने कहा आरसीएम भी नहीं करना मुझे। आप में से भी कई ऐसे सारे लोग होते हैं ना, नेगेटिव होते हैं कई बार। मैं भी नेगेटिव हो गया, आरसीएम नहीं करना। मैंने कहा क्या करें, मैंने कपड़े की एजेंसी शुरुआत की। मैंने कहा कपड़े की, क्योंकि उसमें निकलते पहले फिर बड़े भाई साहब ने मेरे से एक परमिशन ली कि तू कहीं मार्केटिंग और नौकरी नहीं करेगा कहीं, क्योंकि मेरे पास सेल्समैन का इतना अनुभव था। मेरे पास 32-33 सेल्समैन थे, मार्केटिंग पूरी फिट थी। उन्होंने सोचा यार कहीं पे भी काम करेगा तो अपने व्यापारियों को तोड़ेगा, अपना धंधा कम करेगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कपड़े की एजेंसी शुरुआत की, और 26 जनवरी 2001 को जब कच्छ में भूकंप आया था, मैंने उसी दिन, उसके एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 24 तारीख को नौकरी छोड़ी। उस दिन मैंने पहला मेरा जो कपड़े का जो व्यापारी बना, वो बना था डालमा सिंथेटिक्स गया। मैंने कपड़ा जो है कि डालमा से गया एक व्यापारी, पहला व्यापारी बनाया। दूसरा व्यापारी आपके बिहार में कैलाश टेक्सटाइल आरा में मैंने वहाँ काम शुरू किया। तीसरा मैंने व्यापार शुरुआत की यहाँ मुजफ्फरपुर में, जीवराज का ब्रदर्स और एक द्वारकादास बेनी प्रसाद ग्रेसिन के जो डीलर थे उनको बनाया। धीरे धीरे मेरे कपड़े की एजेंसी ठीक से चलने लगे। 6 महीने में मैंने लगभग 1.5 करोड़ का कपड़ा बेचा। 1.5 करोड़ का कपड़ा यानी कि 2% दलाली के हिसाब से 3 लाख रुपए, यानी कि 50,000 रुपये महीने का। लेकिन वो 50,000 रुपये महीने का जो था, 18,000 रुपये से 50,000 रुपये बड़ा मायने रखता था उस समय। लेकिन एजेंसी का दलाली का जो पैसा आता ना, वो हाथों हाथ नहीं मिलता, वो मिलता आपको 1 साल बाद, 1.5 साल बाद। लेकिन मेरे परिवार की जो हालात है, ये आप मेरे देखिए कि मेरी सिस्टर की शादी का फोटो है कि धोती में और बनियान में जैसे है मेरा फोटो। मतलब परिवार के हालात ऐसे नहीं थे कि चल उस साल 6 महीने जो मैंने काम किया, 8-9 महीने, उस काम में, उस पीरियड में क्या है कि मकान का जो है कि मकान का किराया बाकी हो गया, किराना की दुकान का पैसा बाकी हो गया, दूध वाले के पैसे बाकी हो गए, बच्चे की स्कूल की फीस, बच्ची जो मेरी थी बिटिया थी उसकी स्कूल की फीस बाकी हो गई। तो एक दिन मेरी पत्नी ने, मैं बच्ची की स्कूल नहीं गई, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या लेवा, तो उन्होंने कहा कि आज दूध के पैसे भी नहीं थे, क्योंकि दूध वाले ने तो बाकी हो गया दिया नहीं, तो बाकी के दूध वाले के पैसे भी नहीं दिए, तो दूध वाले ने दूध नहीं दिया। तो मेरे पास एक बजाज का स्कूटर हुआ करता था 5386। मैंने स्कूटर में पेट्रोल था, तो मैंने स्कूटर उठाया और बच्चों को लेकर सब गाँव चला गया। गाँव जाकर 2 दिन 3 दिन तक मैंने खूब मंथन किया, और मंथन करने के बाद मैंने कहा कि आखिर क्या करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के पास अगर कोई रास्ता नहीं हो, जब अगर 2 रास्ते हो, दोनों रास्तों में से कौन सा चुनेगा? और दोनों रास्ते खराब है तो जो कम खराब होगा उसको चुनेगा। मेरे पास एक रास्ता था कि मैं एजेंसी करता रहूं, लेकिन हैंड टू माउथ परिवार को चलाने में पैसा नहीं। दूसरा था मैं कहीं नौकरी करूं, तो नौकरी करूं तो क्या करें। मैंने, ये बात है लगभग 28 अक्टूबर 2001 की। 28 अक्टूबर 2001 को मैंने किसी सर को फ़ोन लगाया कि भाई साहब मुझे नौकरी करनी है।
भाई साहब ने कहा किसको? मैंने कहा मेरे को ही करनी है। तो मैं ठीक है कल से आ जा। मैंने 29 अक्टूबर 2001 को वापस मैंने नौकरी ज्वाइन आरसीएम में। नौकरी ज्वाइन करते पहले दिन ही मैंने 20,000 रुपये एडवांस लिया, क्योंकि मैं वापस आया भीलवाड़ा में। वापस अगर 3-4 दिन रह के आया तो दूध वाले कुछ पैसा तो देना पड़ेगा। तो मैंने लगभग पहले महीने में ही लगभग मैंने 1 लाख रुपये एडवांस लिया। लगभग 1 लाख रुपये करीब एडवांस लिया, क्योंकि सब जो उधारी थी वो सारा चुकाना था, मकान किराया सारा कुछ चुकाना था। 1 लाख रुपये करीब एडवांस लिया। लेकिन मैंने टीसी सर से ये भी नहीं कहा कि आप तनख्वाह कितनी लगाएंगे। मैंने कहा तनख्वाह कितनी लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 18,000 रुपये मेरे को पहले वहाँ मार्केटिंग में वहाँ देते थे, कम से कम 15,000, 10,000, 15,000 तो देंगे ही देंगे। दूसरा, तनख्वाह कितनी लगाएंगे पता नहीं, कि अपन जितने चाहिए उतना अपन ले रहे हैं अभी। उन्होंने भी मेरे को नहीं पूछा कि तनख्वाह तेरी इतनी लगाएंगे, जब मेरे को पैसा चाहिए जितना अपन लेते आ रहे हैं। लगभग 1 महीना काम किया, 2 महीने काम किया। तीसरे महीने में मैंने भाई साहब को कहा कि भाई साहब मुझे आरसीएम करना है, लेकिन मैं आरसीएम पार्ट टाइम ही करूँगा, फुल टाइम मैं नहीं कर सकता। मेरी फैमिली का बैकग्राउंड इस तरह से है कि मैं पार्ट टाइम ही करूँगा, मैं फुल टाइम नहीं कर सकता। उन्होंने कुछ देर तक सोचा, और कुछ देर तक सोचने के बाद कहा कि ठीक है कर ले। जो ही उन्होंने ये बात की तो मेरे भीतर वापस एक अलग तरह से ऊर्जा का संचार हुआ। मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों के क्या इनकम आ रही, कैसे क्या आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, और पहले किया भी था। तो मैंने जिन लोगों को ज्वाइन कराया उन लोगों के पास में गया कि हम आरसीएम शुरुआत करनी। तो लोगों ने क्या कहा? नहीं चलेगा। ये बात हो गई, क्योंकि एक व्यक्ति को ज्वाइन कराने के बाद मैं लगभग 13-14 महीने बाद जा रहा हूँ। 13-14 महीने बाद जब मैं लोगों को ज्वाइन कराने के बाद में जब 13-14 महीने बाद जा रहा हूँ तो लोग क्या कहे? आरसीएम नहीं चलेगा। उस समय तक पैंट पीस और शर्ट पीस भी हो गया था। पैंट पीस और शर्ट पीस था और कुछ नहीं था। अब मेरे अपलाइन में भी थे कि उस समय केसी छाबड़ा जी, बीसी छाबड़ा जी, एक बार जोरदार ताली बजाती है केसी छाबड़ा जी, बीसी छाबड़ा जी। इनसे जब मिलता था तो वो एक बात कहते हैं, लिस्ट बनाओ। आप भी आज आपको अपलाइन एक ही बोलता है लिस्ट बनाओ। अब मैं लिस्ट बनाऊँ तो मेरा सारा गाँव का रहने वाला हूँ। जब मैं खुद धोती पहनता था, मेरी बहन की शादी में मिलने जुलने वाले सारे धोती पहनते हैं, तो मेरी लिस्टें सब धोती पहनने वालों की, और उनको उस समय में पैंट तो पहना नहीं सरा। पैंट तो पहना, आज तो आप धोती पहनने वाले हो, किसी भी ज्वाइन करो तो साबुन, सब, चाय की पत्ती कुछ भी दे दो। लेकिन उस समय तो क्या है, सिर्फ पैंट पीस था, तो धोती पहनने वाला पैंट तो पहना नहीं सरा। लेकिन मैं कहता नहीं कि लिस्ट बनाता रहो। मैंने लिस्ट बनाना शुरू किया। एक व्यक्ति की लिस्ट निकली मेरे पास, जेपी गिरी, लखनऊ। तो किसी भी तरीके से शाम, दाम, दंड, भेद, किसी भी तरह करके 2nd एनिवर्सरी का प्रोग्राम था बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में। मैंने उस एक व्यक्ति को, कहता नहीं हुक एंड कुक, एक व्यक्ति को उस एनिवर्सरी में बुलाया, एनिवर्सरी की अटेंड किया। एनिवर्सरी अटेंड करने के बाद में उस व्यक्ति ने एनिवर्सरी से बाहर निकला प्रोग्राम से और कहा कि यस ये बिजनेस में करेगा। क्या कहा? यस मैं बिजनेस करेगा। उसको भिलवाड़ा लाया और भिलवाड़ा लाकर उसको ज्वाइन कराया, 6 दिन लेकर रवाना किया। और उस व्यक्ति ने वहाँ से, उसका कोई दोस्त था जिसके मुकेश यादव के साथ में ट्रेन में बैठ के कैलकाटा गया और उसने कैलकाटा में इसकी शुरुआत की। अभी तो कोई भी व्यक्ति परचेज करता है तो आपको ऐसा लग जाता है कि ठीक है, ये परचेज करता है तो आपको पता जाता है तुरंत किसने परचेज किया, कहाँ से नया ज्वाइन किया, सब कुछ किया। लेकिन उस समय पे लगभग फिर आपको 45 दिन से 90 दिन के बाद, 60 से 90 दिन के बाद पता चलता था। 60 दिन बाद ही पता चलता था कि आपकी टीम में कौन ज्वाइन हुआ, कौन, सारी सब कुछ चीज़ें मैनुअल हुआ करती थी। यहाँ से फॉर्म जाते थे, फॉर्म भरते थे, मोहन जी जो है कि उसके गवाह है कि किस तरह से उस समय ऐसा होता था। तो धीरे धीरे कैलकाटा की शुरुआत हुई और कैलकाटा से फिर मैं, कहने का तात्पर्य क्या है, मैसेज है, कई सारे ऐसे लोगों को मिलेगा कि मेरी लिस्टें नहीं हैं। कई लोगों को ऐसा लगता नहीं मेरी लिस्टें खत्म हो गई, मेरे लिए कुछ खत्म हो गया, लेकिन मेरी भी लिस्टें नहीं थी। लेकिन मेरी टीम में जितने लोगों को मैंने लिस्टें प्रपोजल, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति की लिस्ट निकली और एक व्यक्ति की लिस्ट में उसने कैलकाटा में शुरुआत की और आज उसकी वजह से प्रहलाद राज स्टार से पाया है। दूसरा मैसेज क्या है कि सिर्फ मैंने एक व्यक्ति को एनिवर्सरी के बड़े प्रोग्राम में बिठाया और उसका विजन क्लियर हुआ, उसने कहा कि ये बिजनेस में करेगा। जेपी गिरी रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद में उन्होंने इस बिजनेस को फिट कर दिया
लेकिन उन्होंने जिन लोगों को ज्वाइन करवाया, मैंने उन लोगों के साथ मिलकर काम किया और आज उसी की वजह से करवाया स्टार्ट हुआ। ऐसा लगेगा कि यार कि ये लोग मेरे नहीं, लेकिन अगर आपके नीचे ज्वाइन हो गए तो आप उन लोगों के साथ मिलकर काम करें। ये आज समझे आपके जीवन में क्या बदलाव रख सकता है। आज हम जो है कि देखिए कि हम बात करते हैं कि ये सेमिनार है कैरियर बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी। कैरियर किसे कहते हैं? आपने पढ़ते होगा, जब स्टूडेंट पढ़ता है यार कि मेरे को इंजीनियरिंग लाइन करके इंजीनियरिंग कैरियर बनाना, कोई कहता है कि मेरे को एलएलबी करके मुझे इसमें कैरियर बनाना, कोई कहता है मेरे को बिजनेस करके मैं इस बिजनेस में कैरियर बनाऊंगा, कोई एमबीए करके यार कि मैं मार्केटिंग में जाकर इसमें कैरियर बनाऊंगा, कोई बोलता है यार मैं मेडिकल लाइन पढ़ के मेरा मेडिकल लाइन में कैरियर बनाऊंगा, कोई बोलता है मेरे को सीए करके मैं सी लाइन में इसमें कैरियर बनाऊंगा, पता। लेकिन आपको कहीं पर भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा कि डायरेक्ट से लिखना या इसमें मुझे कैरियर बनाना, कहता मिलेगा क्या? अपॉर्चुनिटी किसे कहते हैं? अवसर, मौका, है ना। आज आपके सामने भी जो मैं बातें करूंगा, उन बातों में आपके सामने भी एक अवसर है, एक मौका है। एक इस झोपड़पट्टी से लेके एक इस तरह की लाइफ में, अगर किसी भी गांव में, किसी भी शहर में झोपड़पट्टी से लेके अच्छी कॉलोनी की जो दूरी होती है, वो दूरी तो लगभग 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा की नहीं होती, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक की 1.5 किलोमीटर की दूरी को तय करने में जिंदगियां गुजर जाती, पीढ़ियां गुजर जाती, लेकिन यहाँ से उनकी लाइफ स्टाइल नहीं बदलती। बढ़िया से नहीं बदलती ना? नहीं। लेकिन आज आपके पास मौका है, अगर आपने इस आरसी को समझ लिया तो वहां से यहाँ तक आपको जिंदगी बदल सकती है। हमारे को है कि सबको, हर व्यक्ति चाहता है कि कामयाबी चाहिए, चाहता है कामयाबी चाहिए ना, सबको ये चाहता है कामयाबी के लिए उसको किस स्टेज पे होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले जब आप आरसीएम को समझते हैं, आरसीएम की इस तरह की मीटिंग में आते हैं, समझते हैं, तो सबसे पहले तो जो आपका युद्ध होता है वो आपके माइंड से होता है। माइंड से होता है कि मैं लोगों को बता पाऊंगा नहीं बता पाऊंगा, जिन लोगों को मैं बताऊंगा वो लोग मेरे साथ जुड़ पाएंगे नहीं जुड़ पाएंगे, जिन लोगों को मैं समझाऊंगा वो लोग समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे। क्या जो है कि यहाँ जो स्टेज पे जब रॉयल्टी अचीवर आया तो क्या मैं भी इस तरह से रॉयल्टी अचीवर बनूंगा नहीं बन पाऊंगा। लोगों के रॉयल्टी अचीवर की जो इनकम है लगभग 20,000 40,000 रुपये की आ रही है, क्या मेरी भी 40,000 रुपये की इनकम आएगी नहीं आएगी। कोई लोगों को दिमाग में लग रहा होगा यार मेरे पास मेरा टेक्निकल होगा नहीं होगा। सबसे पहले है ना, क्या मेरा इतना बड़ा जो है कि इतने लोग जुड़ पाएंगे नहीं जुड़ पाएंगे, मेरी इतनी टीम बन पाएगी नहीं पाएगी। सबसे पहले कहाँ युद्ध होता है? माइंड में होता है। पहला युद्ध उसको कहाँ से जीतना पड़ता है? माइंड से जीतना पड़ता है। जब वो इस माइंड वार को जीत लेता है कि यस मैं कर पाऊंगा, तो दूसरा युद्ध क्या होता है कि जब वो ये कॉन्फिडेंस हो जाता है मैं कर पाऊंगा, तो फिर वो लोगों को जब समझाने जाता है, लोगों उसके साथ बात करने जाता है, लोगों से जब आरसीएम के बारे में बात करता है, लोगों को आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में बात करता है, आरसीएम से उसको कैसे इनकम आएगी इसके बारे में बात करता है, तो दूसरा वार होता है उसको जो लोगों के दिमाग में चल रहा है उससे। क्योंकि जब वो उससे भी उसको फेस करना, सामने वाले के जो दिमाग में चल रहा है उससे। आपने कई बार अपनी कहानी सुनी होगी कि भैंस बीमार हो गई, उसको गोली तो बांस से गोली दे रहा, लेकिन भैंस ने फूंक मारी उसके पेट में चली गई। समझाने तो लोगों को गया लेकिन खुद समझ के आ जाता हो, है ना? सही है ना? तो दूसरा वार होता है उसके बाद जो लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है उससे, और जब उससे पार पा लेता तभी जाके वो कामयाब और सक्सेस बनता है। कामयाबी अगर हमारे को चाहिए तो हमारे को समझना होगा कि कामयाबी के लिए अगर हम केवल एक कामयाबी के लिए इच्छा करें, केवल इच्छा करें कि मेरे को रॉयल्टी अचीवर बन जाऊं, मैं टेक्निकल अचीवर बन जाऊं या इससे हो जाऊं, तो सिर्फ इच्छा मात्र आपको कुछ भी नहीं बदलती है। वैसे तो केवल सिर्फ इच्छा करें तो इच्छा से कुछ नहीं बदलता, लेकिन कहते हैं कि 1 मिनट में निर्णय, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन 1 मिनट में लिए हुए निर्णय से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और उस निर्णय पे जब आप दृढ़ विश्वास कर लो तो फिर सब कुछ बदल के रह जाता है। तो आज आपके पास मौका है एक डिसीजन लेने का, इसको समझने का और इसको